से आगरा की। और इस समय जहाँ पर ये गीता बहन जी रहती हूँ वहीं पर रहती हूँ, क्योंकि आगरा से यहाँ आ गई। तो 1999 बालिका वर्ष घोषित किया गया और 2001 में नारी सशक्तिकरण वर्ष। तो मैं ये समझती हूँ कि ये घोषित करना कि एक साल महिला वर्ष घोषित कर दिया गया कि बालिका वर्ष है 1999 2001 में जो है महिला सशक्तिकरण। तो एक दिन घोषित करने से या बालिका का वर्ष घोषित करने से क्या इसमें हमारी जो सशक्तिकरण हो जा रही बालिकाएं या महिलाएं या बालिका का जो वो भ्रूण हत्या होती है या बच्चों को जो बालिकाओं को तो इतना पूरी तरह से उनको त्रस्त किया जाता है, ये क्या वो खत्म हो गया? नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की होते हुए भी फिर भी हमें वो अधिकार नहीं मिले हैं जो मिलने चाहिए थे। इसमें गलती किसकी है? प्लीज शांत हो जाइए। तो इसमें मैं सोचती हूँ कि हम अपनी जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अधिकार तो मांगने चलते थे कि नहीं हमें ये नहीं मिलना, महिला को ये नहीं मिलना, घरों में ये हो रहा, माँ बाप। मुझे लगता है हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिनको कि हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। घर में सड़ने सवरने मैंने अपने आसपास में भी देखा है और बहुत सारी महिलाओं से मैं बात भी करती हूँ तो वो करती है नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमने कहा नहीं छोड़िए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ताड़ेगा। इसलिए शिक्षा प्राप्त कीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आप सब कुछ पा सकती हैं। और कल ही मैं यूट्यूब पे एक देख रही थी कि एक भंते जी हैं, वो भगवान बुद्ध भगवंत कथा कह रहे थे तो कुछ कहने लगे लोग, अरे आप तो ब्राह्मणों की तरह एक कथा जो है बाँच रहे हैं तो आप में और उनमें क्या हो गया। लेकिन मुझे उनकी एक बात सुन के ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हम सबको ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, हम सबको एक जैसा समान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण मतलब जो विद्वान ब्राह्मण, इनको नहीं कहा गया जाति से ब्राह्मण है या वैसे ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण का मतलब है विद्वान होना, है ना, गुणवान होना, जो कि जिनको तार्किक बुद्धि हो, जो आपसे तर्क कर सके, जो आपसे जो है बहस कर सके, आपके बराबर खड़े हो सके। इसका मतलब जातिवादिता नहीं है, जाति कोई ब्राह्मण जाति नहीं है ना। सिर्फ दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक स्त्री जाति और पुरुष जाति। यदि पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो पशु पक्षियों की जातियां अलग होती हैं और स्त्री पुरुष और ये मनुष्य की जाति अलग होती हैं। तो पशु पक्षियों को तो उनके उससे स्वरूप से देखा जा सकता है कि ये कौवा है, चिड़िया है, ये मोर है, ये हाथी है, शेर है। लेकिन इंसान को पुरुष को कैसे, क्या उसके नाम के माथे पे लिखा हुआ ये पुरुष की जाति का है या स्त्री के माथे पे लिखा हुआ ये किस जाति का है ना। आज अभी से मैं कम से कम 2004 या 2006 में एक कॉन्फ्रेंस थी मेरी गया में, मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ गया में गई, फिर मैं बहुत गए भी गई, मैं और मेरा छोटा बेटा 4 साल का, वो उसको लेकर के गई थी क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं था। तो मैंने उस समय देखा कि गया में वो इस तरह का, जैसे आज हम सुन रहे हैं कि इतना उन्होंने उनके जो 5 शिष्य थे उनको 5 पांडवों की तरह वो घोषित कर रहे हैं, या वहाँ पर पूजा पाठ चल रही है या वहाँ पर पिंडदान कराया जा रहा है। लेकिन उस समय इस तरह का पिंडदान वगैरह नहीं था। जैसे ही स्टार्ट करते थे बौद्ध गया मंदिर की तरफ जाने के लिए भगवान बुद्ध के, तो लेफ्ट साइड में एक उन्होंने मंदिर तो बना रखा था, वो मतलब दुर्गा काली का इस तरह का, वहाँ उनकी जो किताबें थी वो भी वितरित हो रही थी, उनको दी जा रही थी। लेकिन बाकी इस तरह का कुछ जैसे अतिक्रमण किया हुआ वो उस तरह का नहीं था, है ना। उसी तरह मैं कुशीनगर में गई तो कुशीनगर में राम भार जो जहाँ पर भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वहाँ पर कुछ इस तरह का नहीं था। एक बड़ा सा वो ऊंचा सा वो बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अभी जितना अतिक्रमण 14 साल में हुआ है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अतिक्रमण कभी नहीं हुआ था, कभी पहले से उतना नहीं हुआ। अभी तो ये था कि जितना हम लोग
उसको ऑक्यूपाई कर ले, जितना समेट ले, जितना उस पर अधिकार कर ले, उतना वो लोग सोचते हैं कि इससे और अधिक हम आगे नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वो वैसे वैसे वो हमसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो हमसे बहुत सतर्क हैं, और वो सब पर अधिकार करके एक दिन ऐसा होता है कि हमें कहने लगे कि आप जो है भारत छोड़ो। जैसा अभी तक ये हो रहा है कि उनका डीएनए पता चल गया, उनका सब कुछ ये हो गया, कहाँ से आए हैं, कहीं 10 किताबों ने बता दिया कि ये बाहर से आए हुए हैं। आज वो हमें घोषित करने के लिए तैयार है। आज मूल निवासी की जो हमारी पहचान है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये सब जो हमें वो करने के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्त्री जगती है, एक लड़की जगती है तो 2-3 परिवार जगते हैं, और यदि एक पुरुष जगता है तो सिर्फ एक ही परिवार को जगाता है। तो सतर्क होना आपको जरूरी है, क्योंकि मैं भी शायद आपकी जैसी बहुत खराब स्थिति से निकल कर आई हूँ। गाँव की रहने वाली थी, कोई पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं था, कुछ नहीं था, झोपड़ी में जन्म हुआ और झोपड़ी में शादी भी, समझे नहीं। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, और पढ़ती रही। माँ बाप ने कहा नहीं हम नहीं पढ़ा सकते, 5 बजे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, 10 बजे ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है, खाना मिले नहीं मिले, रोटी मिले नहीं मिले, कहीं जाना आना बंद कर दीजिए, लेकिन मुझे पढ़ना है। और मैं पढ़ती गई। उसके बाद मैं जो है मैंने किसी तरह बीए किया। फादर ने कहा नहीं बीटीसी कर लो, हो सकता है कभी आवश्यकता पड़ जाए तो तुम्हें जो है नौकरी करनी पड़ जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने जाकर बीएड किया। बीएड करने के बाद में फिर मैंने एमए किया हिस्ट्री से। उसके बाद हिस्ट्री से एमए करने के बाद में मेरी शादी हुई। नहीं, मैं चली गई आईएएस पीसीएस की कोचिंग के लिए। मैंने कहा मुझे आईएएस बनना है, मुझे वकील बनना है, आईएएस बनना है। तो वकील लॉ करने के लिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरे शहर में वो नहीं थी, मतलब लॉ का वो किसी तरह की अध्ययन के लिए कुछ केंद्र नहीं था। दूर जाना पड़ता है, तो देहरादून जाना पड़ता या फिर मेरठ आना पड़ता, तो वो संभव नहीं था। तो उसके लिए फिर मैंने एमए किया हिस्ट्री से। नहीं, उससे पहले फिर मैंने आईएएस की कोचिंग वगैरह लेने के लिए मैं इलाहाबाद, मैंने फार्म भरा, इलाहाबाद चली गई। वहाँ पे यूपी से मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब बाहर के थे, सब पूरे देश के लोग थे वहाँ पे। और मैंने वहाँ इतनी मेहनत करी कि इलाहाबाद के अंदर जितने भी उस समय के आईएएस पीसीएस होंगे या जितने भी वहाँ के मिनिस्टर होंगे, शायद मुझे ना जानते हुए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो दूर से सब लोग नमस्ते करते हैं, ये लड़की जो है आईएएस बनी कुछ दिन में, दूर से लोग हाथ जोड़ के चलते थे। मैंने कहा नहीं, अब बहुत इज्जत। एक बार ऐसे हुआ कि मैं अपने हॉस्टल से ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आ रही थी, तो किसी जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे वो जाकर कहते थे कि एक लड़की बिजनौर की है, वो ऐसी है कि वो क्वालिफाई करेगी और बहुत तेज तरार भी है, और जवाब देने में बहुत मतलब जो है बिल्कुल हर तरह से उसके पास सबका जवाब है। तो मैं आ रही थी, तो वहाँ की जगजीवन राम जी की जे कांग्रेस थी ना उस समय, हाँ बाबू जगजीवन राम की। तो उस समय जो है इलाहाबाद में एक सरला चौधरी करके थी, तो उन्हीं की पार्टी की थी, वो वहाँ एमपी वगैरह के लिए लड़ चुकी। उन्होंने मेरा नाम सुना तो वो मुझसे मिलने के लिए आई, हॉस्टल में मिलने के लिए आई। तो जब वो मिलने के लिए आई तो मेरा नाम पूछ रही हो कि भाई इस नाम की लड़की कहाँ रहती है, कमलेश कुमारी नाम की लड़की कहाँ रहती है। तो लोगों ने कहा कि नहीं वो उधर रहती है, बैंक रोड के साइड में जो वो है हॉस्टल है, जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था। तो मुझसे जब मिलने के उधर आ रही थी तो मैं इधर से जा रही थी, मेरे से पूछने लगी कि मुझे एक कमलेश नाम की जो बिजनौर की लड़की है उससे मिलना है। तो मैंने कहा कि क्या क्या मतलब क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है। बोले नहीं मुझे मिलना है, उनसे बहुत ज़रूरी काम है। तो फिर मैं उनको ले गई अपने रूम में। फिर मैंने कहा चलिए मैं मिलाती हूँ। मैंने तब तो मैंने बताया नहीं। फिर मैंने उनको आराम से बैठा के अपने रूम में पूछा कि मैंने कहा आंटी जी आप मतलब क्यों मिलना चाहती हैं, क्या बात है। बोली मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए मेरी इच्छा कि मैं भी देखूँ वो लड़की है कौन, वो उस तरह की लड़की है कौन, मैं भी देखूँ। तो वो जब मुझसे मिलने के लिए आई तो मैंने कहा मैं ही हूँ बिजनौर की, मेरा ही नाम ये है। बोले नहीं आपकी बहुत प्रशंसा सुनी। उस दिन से वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगी, और जब भी मैं उनके घर जाती थी, बहुत सारे नेता लोग उनके घर बैठे थे, वो कहते थे ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है। कभी भी मैं उनके घर में बहुत कहती मेरी सबसे, और जब भी मैं जाती थी अपनी बेटी की तरह उन्होंने मेरा रेस्पेक्ट किया है। अभी वो 35 साल मरी हैं, एक्सपायर हो गई हैं। उनके एक बेटे जज हैं, एक सुपरिटेंडेंट है बेटी, और एक बेटा जो यहीं पर आपके गाजियाबाद में रह के वो चले गए जज थे, एडिशनल जज। तो उससे मुझे एक थोड़ी सी प्रेरणा मिली, घर पे आई
तो फादर ने कहा कि नहीं, चाहे तुम शादी कर लो, भले तुम्हें पसंद नहीं होगा डिवोर्स लेना। मैंने कहा अरे शादी करूँगी तो डिवोर्स कर लूँगी भाई, तब तो मैं पूरा, ये मैंने नहीं सीखा है अपने घर में इस तरह की। मैंने कहा फिर तो मैं पूरा जो रस्म है उसके साथ अपने जो ड्यूटी है उसको पूरा निभाऊंगी। तो उसी तरह से फिर मेरी शादी हो गई, नौकरी नहीं मिली। हस्बैंड कह लिया अरे तुमने क्या पढ़ाई की, तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय में मेरा तुरंत आ गया, केंद्रीय विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय में मैंने ज्वाइन कर लिया। बाल विकास परियोजना में अधिकारी के रूप में किया, वहाँ 6 महीने मैंने नौकरी की। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में आ गई। केंद्रीय विद्यालय में मैंने 15 साल नौकरी की, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते करते मैंने रीवा यूनिवर्सिटी से FMA का फार्म भरा। जब मैं वहाँ फार्म भरने के लिए गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर किस तरह के वातावरण है या किस तरह के लोगों की सोच है। जब मैं वहाँ पर फार्म भरने लगी, मैं शाम के 4:30 बजे वहाँ पहुँची, सिर्फ पता करने के लिए कि भाई यहाँ पर फॉर्म कब भरे जाते हैं यूनिवर्सिटी में रीवा। तो वहाँ पर जो है कुछ लोग लास्ट डे था और कुछ लोग वहाँ पर जमा करने आए। तो वो जो भी SC ST स्टूडेंट थे या जो भी छात्र वहाँ पर अप्लाई किया था जिन्होंने, उनके फार्म को उठा उठा के ऐसे फेंक रहा। जो वहाँ पर अटेंडेंट बैठा हुआ था, पांडे करके थे वो अटेंडर। वो मैंने कहा भाई ऐसे क्यों हो रहा। तो उसने कहा अरे चले आते इन्हें क्या रिजर्वेशन दे दिया है SC ST को, ये वो है, मिल गया है, लगता है जैसे ये उनके दामाद है। मैंने कहा अरे तब तो आज लास्ट डेट है, तो मैं तो कैसे भर सकती हूँ, क्या हुआ। फिर वो जब सब चले गए, मैंने कहा पांडे जी मैं शक्ति नगर सिंगरौली से आई हूँ UP से, और मुझे फार्म भरना है। मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ पता करने के लिए आई थी कि मुझे अप्लाई करना है FMA के लिए। तो कहने लगा अरे ये तो सब ऐसे ही हैं और हम लोगों के लिए थोड़ा ही ऐसा कुछ करते हैं। ये समझ लिए मैंने उससे फार्म लिया और मैंने उसमें जनरल लिखा, बौद्ध धर्म लिखा। मैंने जनरल में अप्लाई किया, बौद्ध धर्म लिखा। मैंने कोई बात नहीं, मैं तो नौकरी करती फीस दे सकती हूँ। मैंने उसमें जनरल दिखाया और मेरा फार्म जो 4:30-5 बजे उसने लिया, भर के उसी को दे दिया सारे सर्टिफिकेट। मैंने कहा अब इसका बैंक ड्राफ्ट कैसे बनाऊँ। तो मैडम आप मेरे विश्वास कर तो मुझे पैसे दे जाइए, मैं आपका बैंक ड्राफ्ट बनवा के जमा कर दूँगा। आप मुझे एड्रेस दे दी, मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। मैंने उसको जितना मांगा उससे मैंने 100 रुपये उसको ज़्यादा दिए, 100 और उसको फार्म दिया, पैसे दिए और उसने फार्म भर के पैसे जमा करके फार्म को और मेरे घर उसने जो है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड पहुँचा के आया कि हमने आपका फार्म जमा कर दिया। तो मैंने वहाँ से FMA किया। उसके बाद मेरा बच्चा जब सबसे छोटा बेटा मेरा 90 में मेरा जब सबसे जन्म हुआ, उस समय मैंने PhD के लिए अप्लाई किया और PhD मैंने रीवा यूनिवर्सिटी से करी और वो भी जनरल में करी। मैंने जनरल में करने के बाद में जब मैं जाती थी तो प्रोफेसर ऐसा था, वो ठाकुर था। अच्छा, तो वो ठाकुर थे तो वो क्या करते 5 मिनट में, क्योंकि मैं 130 किलोमीटर दूर से जा रही हूँ, प्लीज साइलेंट, मैं 130 किलोमीटर दूर से जा रही हूँ बस से सुबह चल के। तो मैं वहाँ जब 5 ही मिनट लेट हो गई तो प्रोफेसर उठ के वो चले जाते थे और फिर मुझे 130 किलोमीटर वापस आना पड़ता। कई बार पैदल मुझे 15-15 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि रात में बस आती थी तो मध्य प्रदेश में आती थी, मुझे UP में आना होता था क्योंकि UP में मेरे बच्चे रह रहे थे और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। तो मुझे आना पड़ता था रात में 7-7 किलोमीटर मध्य प्रदेश से बीना प्रोजेक्ट से UP में, और आते आते कभी कभी अंधेरा भी होता था, रात में 12 बजे 11 बजे में जो UP में आना होता था। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं मन से और हिम्मत वाली थी और मन मेरा स्वस्थ था, ईमानदार थी और कर्मठ थी, इसलिए मैंने कभी किसी से डरी नहीं, कभी किसी से मैंने हार नहीं मानी। और जब 15 साल मैंने नौकरी करने के बाद में केंद्रीय विद्यालय में 98 में मैंने दिल्ली में पूरी जगह मैंने अप्लाई किया, सारे कॉलेजों के फार्म आप 2-4 के पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ इस समय की वैकेंसी नहीं है या कुछ है, इसलिए वो जो है किसी का भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं बता सकती करोड़ी मल में एक बार ले लिया था मेरा कि भाई आपका भेज दिया जाएगा, सारे पेपर ले लिए, उसके बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया। तब 98 में आगरा से वैकेंसी निकली, मैंने भर दिया। भरने के बाद में वहाँ मैं लेट पहुँची, यहाँ तक कि 4:30 बजे पहुँची। उस दिन बस लेट हो गई, हमें पता भी नहीं था। पहुँची तो वहाँ पर मैं 4:30 मैं सोचा कि जो इंटरव्यू है कमेटी है, जो ग्रुप है वो उठ गया होगा, लेकिन उसके बाद
मैं पहुंची तो वहाँ पर पता चला कि भैया आपका इंटरव्यू तो 12 बजे था। मैंने कहा क्या करें, बस नहीं आए और इस तरह लेट हो गए। अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी बताई तो जो क्लर्क थे वो बोले आप चले जाइए डायरेक्टर के पास, देखते हैं आपको परमिशन देते नहीं देते, आपका जो कमेटी इंटरव्यू कमेटी वो बैठी है या नहीं बैठी। मैंने कहा अच्छा। जब मैं जाने लगी तो वो पीछे से आए क्लर्क, बोले नहीं मैडम आप रुक जाइए, मैम जाते हैं। वो गए, जैसे ही वो गए तो डायरेक्टर ने कहा कि क्लर्क ने कहा कि भाई वो कैंडिडेट आ गई है जिनका छूट गया। उन्होंने कहा तुरंत दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने कहा मैं तुरंत वहाँ इंटरव्यू के लिए चली गई। प्लीज और लोगों को भी ना। हाँ कोई बात नहीं। मैं चली गई और उसके बाद मेरा 5 घंटे इंटरव्यू हुआ और मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा होगा या नहीं। उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे अपॉइंटमेंट लेटर आया और मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और वहाँ ये समझ लीजिए कि आज भी यदि आप किसी से जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने नहीं किया और मैं सबसे आगे रहती थी। और मैं कहती थी कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती, ये समझ लीजिए। और आज भी मेरा रिकॉर्ड होता है। मैं रिटायर्ड हो गई और अभी डायरेक्टर ने कहा कि आ जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा नहीं सर, मैंने अपने परिवार को बहुत दिन तक जो है छोड़ा रहा है, हम लोग अलग अलग रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि रिटायर्ड होने के बाद अपने परिवार को देखें और समाज को भी देखना है। तो मैं समाज में भी मानव एक समान के उस पर चलती हूँ। और शुरू से सिंगरौली से लेकर अभी तक मैं बाबा साहब के मिशन को भी चला रही हूँ। मैं वहाँ पर प्रेसिडेंट भी SC सिंगरौली में रह चुकी हूँ। SC एसोसिएशन वहाँ मैंने काम किया, वहाँ सारी जयंतियाँ मनाई, वहाँ जो है प्रयास किया खूब। और यहाँ भी रह के मैं लगातार कर रही हूँ। मानव की क्या पहचान, मानव एक समान, मानव यहाँ का प्रोग्राम निपटा नहीं रहे वहाँ